दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 8 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे, भाग 2 में हम पढ़ेंगे कैरिबियन द्वीप समूह एवं मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की जो संस्कृतियां थी, सभ्यताएं थी, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि अध्याय जो 8 है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसका एक पूरा परिचय, उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया था और ये देखा था कि हम किन किन बातों का अध्ययन वहां पर करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि पिछले अध्याय जो थे, अध्याय 6 और 7 से इस अध्याय 8 की हमने निरंतरता को भी जोड़ने का प्रयास किया था। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जो यूरोपीय देश थे, विशेषकर स्पेन और जो पुर्तगाल के जो देश थे, उन्होंने जब भौगोलिक खोजें शुरू की और सबसे पहले वो किन महाद्वीपों पर पहुंचे उसके बारे में, तो उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार कैरिबियन द्वीप समूह में वो पहुंचे और किस प्रकार मध्य और दक्षिण अमेरिका के द्वीपों में वो पहुंचे। लेकिन इस भाग में केवल हम आपको इन दोनों समुदायों के, इन दोनों संस्कृतियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देंगे। इन दोनों संस्कृतियों का, इनकी यहाँ हम बात करेंगे इनकी राजनीतिक व्यवस्था की, इनके सामाजिक व्यवस्था की, इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, इनके जीवन यापन के जो तरीके थे उनके बारे में हम इस पूरे भाग में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय की। जो कैरिबियन यानी कैरिबियन सागर, हमने जब भाग 1 आपको पढ़ाया था तो बताया था कि आपको मानचित्र रखना है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ये मानचित्र आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, तो इस मानचित्र पर अपना ध्यान आपको केंद्रित करना है। इस मानचित्र की सहायता से ही इस पूरे भाग का अध्ययन आपको करना है। देखिए इस मानचित्र की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिया गया है और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, और बीच में ये मध्य अमेरिका वाला हिस्सा भी दिया गया है, और कैरिबियन सागर का जो हिस्सा है, इसके जो द्वीप समूह है वो भी आपको दिए गए हैं। और क्योंकि हमारा जो पहला बिंदु है इसमें हम पढ़ रहे हैं कैरिबियन द्वीप समूह, तो आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो कैरिबियन सागर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसे कहा जाता है कैरिबियन द्वीप समूह। इस वाले हिस्से को हम कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं। और ब्राजील, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये ब्राजील के जन समुदाय, यहाँ ब्राजील के बड़े घने जंगल हुआ करते थे, उनमें कोई जन समुदाय जो रहते थे उनके बारे में हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरावाकी लुकायो समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जो अरावाकी लुकायो समुदाय है उसका जो मूल निवास स्थान था वो कैरिबियन सागर हुआ करता था। ये कैरिबियन सागर के जो द्वीप समूह थे, जिन्हें आजकल बहामा द्वीप कहा जाता है, उनमें ये रहा करते थे। और जैसे बृहत्तर एंटीलीज, ये जो आपको दिया गया ये वाला हिस्सा, बृहत्तर एंटीलीज जो हिस्सा था उसमें वो रहा करते थे। लेकिन एक वहाँ की स्थानीय कबीला था कैरिब जो कबीला था उसने आक्रमण करके, क्योंकि अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग बहुत शांतिप्रिय हुआ करते थे, तो यहाँ का एक स्थानीय कबीला था जिसका नाम है कैरिब, उसने आक्रमण के द्वारा इन कबीलों को, इन अरावाकी लुकायो समुदाय के लोगों को खदेड़ दिया था। कहाँ? एंटीलीज प्रदेश में, जो लघु एंटीलीज प्रदेश है, यानी इस हिस्से में इनको खदेड़ दिया। तो बाद में जो इनका निवास स्थान था मुख्य रूप से यही जगह हो गया था। जो ये कौन है? अरावाकी लुकायो समुदाय। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस तरफ अगर आप विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो इस हिस्से की तरफ आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा और इसके बाद वहां पर यूरोपीय महाद्वीप आपको दिखा। तो यूरोप के लोग जब अटलांटिक महासागर को पार करके जब वो आए तो सबसे पहले उनका सामना इन्हीं लोगों से हुआ था। एंटीलीज, तो लघु एंटीलीज में जब वो चले गए और निवास स्थान बना लिया, और जब स्पेन के जो हम देखेंगे जब कोलंबस यहाँ पर आए तो पहली बार वो इन्हीं लोगों से मिलते हैं, अरावाकी लुकायो समुदाय के लोगों से वो पहली बार मिलते हैं और अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग उनका काफ़ी स्वागत करते हैं। तो एंटीलीज वाले प्रदेश में पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह से इनका निवास स्थान की बात हुई। हमने बताया कि ये बहुत ही शांतिप्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, और इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता, ये नौका निर्माण में बहुत कुशल हुआ करते थे। ये लोग नौका निर्माण में बहुत कुशल थे और कुशल व खुले समुद्रों की यात्रा किया करते थे अक्सर। इसी वजह से इन्होंने बाद में कोलंबस की भी काफ़ी सहायता की थी, इसलिए पूरे जो खुले समुद्र में और अन्य जो द्वीप खोजने में जहाँ पर उन्हें सोने की और चांदी की प्राप्ति हुई थी, उनके लिए इनके जो जीवन निर्वाह का तरीका था उसमें हम शामिल कर सकते हैं इनकी खेती, शिकार और मछली पकड़ना। मुख्य रूप से इनका जो ये हमने कहा था कि ये जो अर्थव्यवस्थाएं थी, जो हम बात करें कैरिबियन सागर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं मुख्य रूप से, या ब्राजील के जो जन समूह, इनकी जो ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। यानी कि यहाँ बड़े शहर, यहाँ हमें कोई शहर उपलब्ध नहीं होते। इनका जीवन बहुत ही सामान्य था, बहुत ही सरल जीवन ये लोग जीते थे। तो इनके जीवन निर्वाह के तरीकों की अगर हम बात करें तो ये खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। इसके अलावा शिकार करके, मछली पकड़कर इन्हें अपना जीवन यापन करते थे।
इनकी जो प्रमुख फसलें होती थी वो थी मक्का। याद रखिए दोस्तों, पूरे इस अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है इस उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, वो मक्का जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है। बाद के कालों में हम देखेंगे कि आधुनिक काल में ये जो मक्का जो फसल थी, ये जो मक्का था बाकी महाद्वीपों में फैल गया। भारत में भी जो मक्के की फसल है वो यहीं, मक्का जो है, मक्के का बीज जो है वो यहीं से आया। तो मक्का जो है यहाँ से इनकी प्रमुख फसल हुआ करता था। इसके अलावा ये मीठे आलू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मीठे आलू की खेती भी ये लोग करते थे। इसके अलावा जो अन्य कंदमूल ये खाते थे या फिर कसावा भी ये लोग उगाते थे। तो आपको इनकी प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि मक्का मुख्य है, जिसमें मक्का तो आपको याद होना ही चाहिए, मीठे आलू, अन्य कंदमूल और कसावा। तो कसावा का भी नाम आपको याद रखना है। अब इन संस्कृतियों का मूल्याधार क्या था, किस आधार पर ये संस्कृतियाँ टिकी हुई थी? तो ये खाद्य उत्पादन, इनकी खास बात दोस्तों ये थी कि ये जो संस्कृतियां थी ये खाद्य उत्पादन समुदाय में करती थी। एक साथ मिलकर सभी लोग खेतों पर काम करते थे और जो उत्पादन था उसमें वो हाथ बटाते थे। मछलियां पकड़ना हो, चाहे कोई खेती करना हो, चाहे कोई शिकार करना हो, तो ये समुदाय के जो लोग थे वो संगठित होकर काम करते थे, एक साथ मिलकर ये खेती किया करते थे। और एक खास बात ये थी कि प्रत्येक सदस्य के लिए, और ये इस बात को भी निश्चित करते थे कि जो हर सदस्य है उसके लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए। तो एक तरह से सामूहिक जो संस्कृति थी इनकी, वो संस्कृति का मूल आधार हुआ करती थी। इसके अलावा इनके संगठन की अगर हम बात करें, जो इनका संगठन था वो बुजुर्गों द्वारा ये संगठित थे। यानी कि इनका जो राजनीतिक संगठन या राजनीतिक सत्ता की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ही उलझी हुई राजनीतिक संगठन इनका नहीं था, तो इनका सामान्य राजनीतिक संगठन हुआ करता। जो इनके जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो समाज के प्रमुख हुआ करते थे, वो व्यवस्था के प्रमुख हुआ करते थे और वही पूरा का पूरा व्यवस्था चलाते थे। और इनके अंदर एक खास बात दोस्तों ये थी कि बहुविवाह का प्रचलन था इनके अंदर। इसके अलावा शमन की बात करें, शमन का मतलब होता है कष्ट निवारक कोई, यानी कि जो भूत प्रेत है या जो ऊपर की जो आत्माओं की बात, उस तरह की जो ये लोग इन चीज़ों में विश्वास करते थे और उसके लिए एक शमन नामक व्यक्ति हुआ करता था। तो कष्ट निवारक और परलोक और इहलोक के बीच वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम करता था। इसके अलावा सोने का महत्व इनके जीवन में हम देखते हैं बहुत ही कम था। हम देखेंगे किस प्रकार जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आए तो, और इनके हालांकि इनके जीवन में जो यहाँ पर सोने की मात्रा बहुत थी, चांदी भी बहुत मिला करती थी, लेकिन इन लोगों ने उनको कभी उतना महत्व नहीं दिया। जबकि जो यूरोपीय लोग आए वो जो अपने साथ कुछ कांच के मोती वगैरह जो लेके आते थे उन्हें वो बहुत पसंद करते थे, बल्कि क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ज़्यादा चमकदार है सोने की वजह। तो इनके जीवन में सोने का उतना महत्व नहीं था। जब यूरोपीय लोग आए तो उनके बाद इन्हें पता चला कि सोने का क्या महत्व है। इसके अलावा ये लोग बुनाई कला का विशेष महत्व देते थे, बुनाई कला में विशेष माहिर थे ये लोग। तो हैमक नाम के झूले का ये निर्माण करते थे, एक झूले का निर्माण करते थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ बाद में यूरोप में, क्योंकि यूरोपीय लोग इस झूले से काफ़ी प्रभावित हुए थे और इसे वो वहाँ लेके गए। तो यहाँ जो हैमक नाम का जो झूला था उसमें ये लोग उसे बनाने में यानी बुनाई कला में काफ़ी ये प्रवीण थे। इसके अलावा हम बात करें कि व्यवहार इनका जो था वो बहुत ही उदारतापूर्ण व्यवहार था, बहुत ही उदार ये लोग हुआ करते थे। किस प्रकार जब क्रिस्टोफर कोलंबस आया, जब यहाँ पर आया तो उसने इन समुदाय के लोगों ने उन्हें अनजान नहीं समझा बल्कि उनका स्वागत किया था। तो व्यवहार इनका बहुत ही उदारतापूर्ण था और स्पेनी लोगों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप, लेकिन बाद में जब स्पेनी लोगों ने इनके जीवन में हस्तक्षेप किया तो इन्होंने काफ़ी प्रतिरोध भी किया था। तो उनके हस्तक्षेप से लगभग इनका जीवन पर बहुत घातक परिणाम निकले थे। हम देखें कई तरह की बीमारियां यहाँ उनके समुदायों में फैल गई थी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जो समुदाय थे वो नष्ट हो गए थे। यहाँ की मूल जो जनजाति थी वो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अब हम दोस्तों दूसरे की बात, अरावाकी समुदाय का हमने देखा। अब हम दूसरे जो समुदाय है तुपिनाम्बा, उनकी बात हम कर लेते हैं। इसी में एक दूसरा समुदाय भी तुपिनाम्बा। तुपिनाम्बा का जो निवास स्थान है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट और ब्राजील के वन थे। याद देखिए, जो ब्राजील का जो वन था या फिर जो पूर्वी समुद्र तट है, दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी समुद्र तट है, उस पर ये लोग रहा करते थे, इनका निवास स्थान। ये लोहे की जानकारी, क्योंकि ये लोग तो इनका जीवन और भी सामान्य था, अरावाकी समुदाय जो थे उससे भी सामान्य जीवन इनका था, क्योंकि ये लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। इस वजह से वो खेती का जो हल था उसका आविष्कार ये लोग नहीं कर पाए थे। इस वजह से ये लोग खेती नहीं कर पाते थे, तो खेती करना इनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए इनका जीवन निर्वाह जो मुख्य रूप से था वो, याद रखिएगा, ये जो है अरावाकी समुदाय से थोड़ा सा इस मामले में भिन्न है, क्योंकि जो इनका जीवन है वो खेती पर निर्भर नहीं है। उनका जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। शिकार भी वो लोग करते थे मछलियाँ पर, लेकिन मुख्य कारण उनका जो काम था वो खेती करना था। लेकिन जो इनका काम था, इनके जीवन निर्वाह का जो मुख्य काम था वो था फल। ये फल और सब्जियां और मछलियां पकड़कर अपने जीवन निर्वाह किया करते थे। और इनमें सत्ता के संगठन का एक तरह से अभाव हमें दिखाई देता है। इनके जो सत्ता का जो संगठन था वो संगठित नहीं, जो इनकी सत्ता थी संगठित नहीं थी। ये ना यहाँ पर कोई चर्च हुआ करता था, ना कोई पोप हुआ करता था, ना कोई राजा हुआ करता था। तो इस तरह का इनका संगठन था जिसमें सत्ता नहीं थी बिल्कुल ही। और जब यूरोपीय लोग, कहते हैं दोस्तों, जब यूरोपीय लोग यहाँ आए
स्पेन और पुर्तगाल के लोग जब यहाँ आए तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात को देखकर। वो एक तरह से मान सकते हैं इनकी जो शांतिप्रिय जीवन थे उससे उनको काफ़ी जलन हुई। तो इस तरह से, और बाद में तुपिनामा जो समुदाय था उस पर उन्होंने अपनी परंपराएं थोप दी थी। जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को थोपा, और इस प्रकार से जो उनकी मूल जनजाति थी अमेरिका महाद्वीप की, वो एक तरह से नष्ट हो गई थी पूरी तरह से। और आज भी हम देखते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी है आज हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये था कि पूर्वी ये जो भौगोलिक खोजें हुई थी और यहाँ जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए यूरोपीय देशों द्वारा, उसकी वजह से इनकी संस्कृतियाँ लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब दोस्तों हम बात करें मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में। अभी तक हमने जो अध्ययन किया था वो हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो वो कैरिबियन द्वीप समूह की जो सभ्यताएं थी वो किस प्रकार की थी। हमने देखा कि कैरिबियन द्वीप समूह की जो सभ्यताएं थी वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यताएं थी, यानी उनका जो जीवन यापन का तरीका था वो केवल फसल उत्पादन को लेकर था, यानी वो खेती किया करते थे या शिकार किया करते थे या कंद मूल इकट्ठे करके अपना जीवन निर्वाह करते थे या फिर वो मछलियां पकड़ के अपना जीवन निर्वाह, यानी उनका जो जीवन था बिल्कुल सामान्य हुआ करता था। लेकिन इस भाग में हम देखेंगे कि एक तरफ वो बड़े जो सामान्य ये अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी जो कृषि पर अपना जीवन यापन किया करती थी, वहीं दूसरी ओर उसी दौर में, इतिहास के उसी कालखंड में इन यूरोपीय शक्तियों का सामना कुछ राज्य व्यवस्थाओं से, बड़े साम्राज्यों से भी हुआ था। इसमें हम मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। ये जो राज्य व्यवस्थाएं थी दोस्तों, ये बहुत ही अत्यंत संगठित राज्य व्यवस्थाएं थी, याद रखिएगा, सुगठित और संगठित राज्य व्यवस्थाएं थी। जैसा हम देखते हैं कि जो अरावाकी समुदाय, तुपिनामा जो समुदाय थे वो संगठित बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते थे। वहीं दूसरी ओर ये जो राज्य व्यवस्थाएं थी बहुत ही सुसंगठित हुआ करती थी, और इन्होंने जोरदार प्रतिरोध किया था स्पेन और पुर्तगाल के जो नाविक यहाँ पर आए थे उनका। और इनकी वजह क्या थी ये दोस्तों याद रखिएगा, ये जो थी नगरीय सभ्यताएं थी, याद रखिएगा कैसी थी, नगरीय सभ्यताएं, यानी यहां नगर हुआ करते थे, ये नगरीय सभ्यताएं थी, याद रखिएगा। तो नगरीय सभ्यताओं की वजह देखिए, कोई भी देश, आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया होगा भारत में, तो आपने जरूर देखा होगा कि जब कोई नगरीय सभ्यता पनपती है तो उसका जो मूल कारण होता है, उसके मूल कारण में जो ग्रामीण व्यवस्था होती है वो होती है, ग्राम जो होते हैं वो होती है। और एक खास बात ये होती है कि अगर किसी भी देश में, दुनिया में कहीं भी फसल का अत्यधिक उत्पादन होने लगता है, फसलों का उत्पादन अत्यधिक होने लगता है, तो अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसी वजह से नगरों का विकास होता है। हमने जब सामंतवाद का अध्ययन किया था और हमने उसके अंत में देखा था कि किस प्रकार वहां नगरों का विकास हुआ, उसके पीछे कृषि प्रौद्योगिकी में जो बदलाव आए थे 14वीं शताब्दी के अंदर, वो उसकी सबसे बड़ी वजह थी। तो कृषि प्रौद्योगिकी में जो बदलाव आए उनकी वजह से वहां पर वो एक क्रांति हुई थी, औद्योगिक वहां पर हमने देखा था कि फसलों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से नए नए नगरों का निर्माण हुआ था। वैसे ही यहाँ भी हम देखेंगे कि जो अत्यधिक फसल उत्पादन था, विशेषकर यहाँ की जो फसल को आने मुख्य रूप से मक्का, तो अत्यधिक फसल के उत्पादन से यहाँ शहरी सभ्यता का जन्म होता है और बड़े बड़े शहर हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो संस्कृति, ये जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, मध्य और दक्षिण अमेरिकी जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, ये मुख्य रूप से अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा, अपनी भव्य वास्तुकला, यानी इन्होंने बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया था, बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया, यूं कह सकते हैं बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इन्होंने मुख्य रूप से किया था। तो यहाँ हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जो माया सभ्यता के जो मंदिर हैं बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं और आज भी उनके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो माचू पिचू के भव्य नगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ये माचू पिचू के जो भव्य नगर हैं उनकी भी हम जो थी वास्तुकला की जानकारी हमें देते हैं। अब यहाँ पर हम कौन कौन सी राज्य व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो यहाँ जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उसमें एक तो एज़टेक सभ्यता है जो कि मध्य अमेरिका में स्थित थी, जिसका हमने आपको जब मानचित्र दिखाया था दक्षिण और उत्तरी अमेरिका का मानचित्र, उसमें बताया था कि एज़टेक जो साम्राज्य था कहाँ था। तो याद रखिएगा आपको ये मानचित्र लेके बैठना है। अगर अब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको वीडियो को पॉज करके और आपको अपना मानचित्र जो है वो लेकर बैठ जाना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि कहाँ एज़टेक साम्राज्य, या फिर आपकी पुस्तक में भी दिया गया है तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो एज़टेक साम्राज्य जो है मध्य अमेरिका में था। इसके अलावा जो माया सभ्यता है वो मैक्सिको में थी, और इंका सभ्यता वो पेरू यानी दक्षिण अमेरिका में थी, और ये जो थी मध्य अमेरिका में थी मुख्य रूप से। तो यहाँ पर तीन राज्य व्यवस्थाओं का या तीन प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से उनका टकराव हुआ था। हालांकि यहाँ हम एक तरह से परिचयात्मक आपको बताएंगे, इनका केवल परिचय देंगे कि इनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनका समाज किस तरीके का था और इनकी सभ्यता में और कौन कौन सी विशेषताएं थी, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं एज़टेक सभ्यता की। सबसे पहले लेते हैं एज़टेक सभ्यता। ये 12वीं सदी में मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में निवास करते थे। याद रखिएगा एज़टेक सभ्यता की जो जहाँ तक बात है ये 12वीं सदी में विकसित हुई थी सभ्यता,
और ये मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में, हमने मानचित्र देखा था, अभी भी आप मानचित्र लेके बैठे, तो मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में निवास करते थे ये, याद रखिएगा। और वहाँ इन्होंने मैक्सिको के जो स्थानीय, जब 12वीं शताब्दी पर वहाँ पर आए तो इन्होंने जो वहाँ का स्थानीय समुदाय थे, जनजातियाँ थे, उनको पराजित करके अपने साम्राज्य विस्तार किया था। इनके समाज की अगर बात करें तो इनका जो समाज था वो पूरी तरह से श्रेणीबद्ध हुआ करता था। इनका समाज कैसा था? वो श्रेणीबद्ध समाज था इनका पूरी तरह से। अब इसमें हम मुख्य रूप से कौन कौन से वर्ग हुआ करते थे, हालांकि जैसे हमारे यहाँ समाज होता है उस तरह से इनका समाज नहीं बटा हुआ था, लेकिन यहाँ फिर भी श्रेणियाँ हुआ करती थी समाज में। समाज जो था कई श्रेणियों में बटा हुआ था। एक श्रेणी की बात करें तो अभिजात वर्ग हुआ करता था। मुख्य रूप से हम देखें कौन सा वर्ग था? अभिजात वर्ग, जो सर्वोच्च स्थान पर था, सबसे ऊंचा जो स्थान था किसका था? अभिजात वर्ग था। इसी वर्ग से शासक वर्ग, इसी अभिजात वर्ग से ही शासक वर्ग चुना जाता था और सबसे ज़्यादा सम्मान जो था इसी वर्ग का था। इसके अलावा जो पुरोहित हुआ करते थे और उच्च कुल उत्पन्न जो लोग थे वो इसमें शामिल हुआ करते थे। तो एक तरह से ये अभिजात वर्ग था। दूसरा जो था व्यापारी वर्ग हुआ करता था। व्यापारी वर्ग को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे और इसका भी महत्वपूर्ण स्थान था पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी राजव्यवस्था के अंदर। तो विशेष अधिकार संपन्न था। और ये जो अक्सर व्यापारी जो लोग हुआ करते थे, इनको अक्सर राजदूतों के, जो दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त किया जाता है, उस रूप में उनको नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा इन्हें गुप्तचर व्यवस्था में भी नियुक्त किया जाता था। तो दो इनके मुख्य काम थे, इन्हें राजदूत बनाया जाता था, इसके अलावा ये गुप्तचरी का कार्य भी किया करते थे। अन्य वर्गों की बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से शिल्पकारों को शामिल कर सकते हैं, चिकित्सकों को शामिल कर सकते हैं और अध्यापकों को इसमें शामिल कर सकते थे। तो इस प्रकार से इनका जो समाज था उसमें कई वर्ग हुआ करते, कई श्रेणियां हुआ करती थी, जिसमें अभिजात वर्ग का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था। यहाँ पर पुरोहितों की काफ़ी सम्मान किया करते थे लोग। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी कृषि किस तरह की थी। तो दोस्तों कृषि योग्य और आवासीय भूमि की प्राप्ति इनके पास, क्योंकि एक तरह से ये महाद्वीप के उस हिस्से में थे जहाँ पर इनके पास भूमि जो थी कम हुआ करती थी, तो इन्होंने अपनी कृषि योग्य भूमि और अपने आवासों के लिए जो भूमि प्राप्त की थी वो एक तरह से समुद्र से इन्होंने भूमि प्राप्त की थी। वो इस तरीके का इस्तेमाल करते थे कि जो समुद्र की भूमि हुआ करती थी उसको वहाँ से वो ऊँचा उठा लिया करते थे और एक तरह से कई द्वीप टाइप के वो बना दिया करते थे। कई द्वीप बनाकर उन पर वो खेती किया करते थे या फिर उनके अपने नगरों का उन पर निर्माण किया करते थे, अपनी जो इमारतें थी उनके ऊपर वो बनाया करते थे। तो कृषि योग्य और आवासीय भूमि की प्राप्ति उन्होंने विभिन्न जल स्रोतों यानी समुद्र से प्राप्त करते थे और जो बंजर भूमि हुआ करती थी वहां से वो भूमि प्राप्त करते थे। एक शब्द दोस्तों है चिनम्पा। चिनाम्पा जो शब्द है इसका मतलब कृत्रिम टापू। ये जो लोग जो कृत्रिम टापू बना, जैसे भी हमने कहा कृत्रिम टापू बनाते थे उनको चिनाम्पा कहा जाता था। ये मैक्सिको झील से मिट्टी व परतों द्वारा इस तरह के टापू बनाए जाते थे। इसके अलावा टेनोकिटलान जो है वो एज़्टेक राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा। अभी आपको मानचित्र में हमने दिखाया था। और ये यहाँ पर हमें कई राजमहल और पिरामिड झील के बीच में स्थित थी एक पूरी तरह से। तो ये जो अपने आवास के जो स्थान थे या जो खेती करने के लिए जो भूमि प्राप्त करते थे वो कहाँ से प्राप्त करते थे? कई झीलों से प्राप्त करते थे या समुद्र से प्राप्त करते थे। एक तरह से द्वीपों का निर्माण ये लोग करते थे, उनके माध्यम से ये भूमि प्राप्त करते, क्योंकि इनके पास भूमि की काफ़ी कमी थी। अब इनकी वास्तुकला की हम बात करें तो वास्तुकला में विशाल एवं भव्य इमारतें, इनकी हमें कई विशाल और भव्य इमारतें हमें मिलती है। और ये मुख्य रूप से युद्ध के देवता जो थे उनकी पूजा किया करते, क्योंकि हमेशा युद्ध में रत रहते थे, हमेशा क्योंकि साम्राज्य विस्तार में लगे रहते थे, युद्ध किया करते थे, इसलिए युद्ध में देवताओं और सूर्य भगवान की पूजा करते थे। मुख्य रूप से उसी को समर्पित मंदिर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनकी वास्तुकला की बात करें तो इसमें विशाल भव्य इमारतें हैं और मंदिरों का विशेष महत्व है जो कि सूर्य देवता और युद्ध के देवताओं को समर्पित है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य आधार जो था इनका ग्राम था। हमने कहा कि कोई भी शहरी सभ्यता होगी उसका आधार हमेशा एक विकसित ग्राम व्यवस्था ही जरूर होगी, यानी कि वहाँ पर जो गांव थे वो विकसित होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, और जो गांवों से उत्पादन होकर शहरों में आता था, इसी वजह से शहर जीवित रहते थे। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? ग्राम या गांव हुआ करते थे। और इनकी जो प्रमुख फसलें थी उनमें हम सबसे प्रमुख फसल याद रखिएगा मक्का। इन दोनों महाद्वीपों की जो सबसे प्रमुख फसल है, जब भी आप अध्ययन करेंगे तो मक्का जो है सबसे प्रमुख फसल है, याद रखिएगा। प्रमुख फसल क्या थी? मक्का। इसके अलावा फलियाँ, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा और आलू जो थे इनकी प्रमुख फसलों में शामिल थे। अब एक ध्यान रखिएगा, भूमि पर स्वामित्व जो था वो सामूहिक स्वामित्व हुआ करता है, यानी किसी एक व्यक्ति की भूमि नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास भूमि की काफ़ी कमी थी, अभी हमने देखा था। तो ये जो भूमि थी उस पर ये सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। इसके अलावा एक और यहाँ पर हम देखते हैं कृषिदास भी हुआ करते थे। हालांकि ये कृषिदास उस अर्थ में नहीं थे जिस अर्थ में हम यूरोपीय जो व्यापारी थे, यूरोपीय आक्रांता जो थे, वो कृषिदास जिस अर्थ में बनाया करते थे, सामंतवाद में हमने जो कृषिदास देखे थे उस तरह के कृषिदास नहीं थे। ये अभिजात वर्ग की भूमि पर काम किया करते थे, लेकिन वो स्वतंत्र भी हो सकते थे। तो इस तरह के कृषिदासों की व्यवस्था यहाँ पर थी। इसके अलावा एक और खास बात थी इस एज़्टेक व्यवस्था की, यहाँ शिक्षा की बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और इन्होंने ये कोशिश की
थी कि सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने कई तरह के विद्यालय भी, कई तरह के स्कूल भी यहाँ पर खोल रखे थे। जैसे एक तरह का स्कूल कालमेकाक जो स्कूल एक तरह से हुआ करता था, जो कालमेकाक हुआ करता था वो मुख्य रूप से जो कुलीन वर्ग थे उनकी शिक्षा के लिए ये स्कूल, ये जो विद्यालय थे खोले जाते थे। इसके अलावा एक केपोकल्ली जो विद्यालय होते थे वो भी जो बाकी के जो वर्ग थे समाज के, अभिजात वर्ग के अलावा या कुलीन वर्ग के अलावा जो बाकी वर्ग के जो लोग थे उनके जो बच्चे थे वो कहाँ पढ़ा करते थे, वो केपोकल्ली जो विद्यालय हुआ करते थे वहाँ पर वो अध्ययन करते थे। और इनके जो अध्ययन के प्रमुख विषय हुआ करते थे उनमें इतिहास और पुराण, धर्म और उत्सव के जो गीत थे वो शामिल हुआ करते थे। जो मुख्य रूप से जो विद्यार्थी हुआ करते, छात्र जो हुआ करते थे, उनको हमेशा युद्ध कलाओं की जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा उनको ज्ञान विज्ञान की जानकारी दी जाती थी, धर्म की जानकारी दी। वहीं जो बालिकाएं जो हुआ करती थी उन्हें घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। हम देखते हैं कि अंत में अगर 16वीं शताब्दी के आसपास अगर एज़टेक साम्राज्य का जो पतन है वो शुरू हो जाता है। इसका जब सबसे प्रमुख कारण तो हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवादी जो आक्रमण है, यानी यूरोपीय देश यहाँ पर जब भौगोलिक खोजों के कारण यहाँ पहुँचते हैं सोने और चांदी के लिए, तो उसकी वजह एक तो प्रमुख वजह रही। इसके अलावा जो यहाँ पर जो मूल निवासी जो थे जिनको जीत कर एज़टेक साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उनमें जो परिवर्तन आए थे उन्होंने भी एक तरह से कई विद्रोह इनके खिलाफ शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से 16वीं सदी में एज़टेक साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अब बात करते हैं हम दोस्तों माया सभ्यता की। माया सभ्यता जो है उसका जो काल माना जाता है वो मुख्य रूप से 11वीं से 14वीं सदी का जो काल है, इस काल में ये सभ्यता विकसित हुई थी। और इस सभ्यता की जो आधार थी वही हम देख रहे हैं। इस सभ्यता का आधार भी क्या थी? खेती, कृषि जो है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या था, ये भी एक तरह शहरी सभ्यता है और उसका आधार भी क्या था? खेती थी। और ये जो मक्के की जो खेती हुआ करती थी, मुख्य रूप से फसल कौन सी? मक्के। जो मक्के की खेती थी वो इस सभ्यता का मुख्य आधार मानी जाती है। खेती यहाँ पर उन्नत हुआ करती थी और पैदावार भी काफ़ी होती थी इनके पास। खेती उन्नत व पैदावार अत्यधिक होती थी। इसके अलावा ये नगरीय सभ्यता का प्रमुख कारण थी। हमने बता दिया था आपको कि नगरीय सभ्यता का प्रमुख कारण क्या है? पैदावार, अत्यधिक जो पैदावार थी वो यहाँ की नगरीय सभ्यता का प्रमुख कारण थी। इसके अलावा जो वास्तुकला, इनकी जो वास्तुकला काफ़ी प्रसिद्ध थी। वास्तुकला की आप यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण ये देख सकते हैं, किस तरह का शानदार मंदिर बनाया गया यहाँ पर। तो वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित का विकास काफ़ी हुआ था माया सभ्यता में। इनकी जो लिपि हुआ करती थी वो थी चित्रात्मक लिपि, लेकिन ये लिपि भी सिंधु घाटी सभ्यता के समान आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो पठनीय लिपि है इनकी, जो लिपि है वो भी चित्रात्मक लिपि है। अब हम बात करते हैं इंका सभ्यता के बारे में। जो अंत में हम बात करते हैं इंका सभ्यता। इंका सभ्यता के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मानचित्र दिया गया है इंका सभ्यता का। ये विशेषकर कहाँ स्थापित, देख लीजिए आप, ये जो सभ्यता है ये मुख्य रूप से आपको यहाँ मिलेगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इस मानचित्र को अच्छी तरह से आप देख लें। जब भी ये अध्याय, हमने बताया था आपको कि जब भी अध्याय पढ़ेंगे तो आपको ढंग से याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा, क्योंकि ये भौगोलिक खोजों का अध्याय पूरी तरह से, तो भौगोलिक मानचित्र हमारे पास जरूर होना चाहिए। ये उत्तर अटलांटिक महासागर आपको दिया गया है, यहाँ पर कैरेबियन सागर दिया गया है, और यहाँ पर रियो दी जेनेरियो दक्षिण अटलांटिक महासागर आपको यहाँ दिया गया है, और ये पूरी की पूरी सभ्यता यहाँ पर है। तो इनका सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता मानी जाती है। ये भी एक शहरी सभ्यता है, और ऐसा माना जाता है दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी देशज संस्कृति थी। देशज मतलब वहाँ की मूल संस्कृति थी ये। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी देशज संस्कृति इंका सभ्यता मानी जाती है। अगर इनकी हम राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो ये अत्यधिक केंद्रित थी, यानी पूरे जो अधिकार थे वो राजा के पास हुआ करते थे। राजा जो था सर्वोच्च शक्ति हुआ करता था, अंतिम अधिकार उसी के पास थे। तो अत्यधिक केंद्रित व्यवस्था थी इनकी। इसके अलावा जो प्रशासन की जो भाषा थी वो एक क्वेचुआ जो थी इनकी प्रशासन की भाषा हुआ करती थी। कबीलों का जो प्रशासन था वो हम देखते हैं कि कई कबीलों में पूरा साम्राज्य बटा हुआ था, और जो कबीलों का जो प्रशासन था वो कबीलों के जो वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, उनकी वरिष्ठ लोगों की जो सभा होती थी वो इनका संचालन किया करती थी। इसके अलावा कबीले की जो निष्ठा थी, लेकिन जो कबीले थे इनकी निष्ठा, ऐसा नहीं कि कबीले स्वतंत्र हुआ करते थे, स्वायत्त हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो निष्ठा थी वो पूरी तरह से किसके प्रति थी? राजा के प्रति हुआ करती थी। और साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाला एक संघ था। हम देखेंगे जो साम्राज्य था कई इकाइयों में बटा था, लेकिन उस पर नियंत्रण रहता था केंद्रीय शक्ति का, उस पर नियंत्रण रहता था, जो राजा होता था उसका नियंत्रण होता था। तो साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाला एक संघ की तरह से काम करता था। और इसकी आबादी अगर हम बात करें, उस समय जो इंका सभ्यता एक बहुत विशाल सभ्यता मानी गई है, और इस सभ्यता की जो उस समय आबादी मानी गई थी 10 लाख के आसपास। इसके अलावा इनके स्थापत्य और भवन निर्माण की हम बात करें तो माचू पिचू जो नगर है बहुत ही प्रसिद्ध नगर माने जाते हैं इस सभ्यता के, जिनके अवशेष आज भी हमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिल जाएंगे। ये उच्च कोटि के भवन निर्माता माने जाते थे, और पहाड़ों के बीच सड़कों का निर्माण इन्होंने किया था। कई बड़ी बड़ी सड़कें जो आज भी हमें दिखाई देती है, उन सड़कों का निर्माण इन्होंने किया था, और पहाड़ों के ऊपर
ये इन सड़कों का। इसके अलावा जो ऊंची पहाड़ियों पर नगर और किलों का निर्माण, हम एक प्रसिद्ध नगर माचू पिचू की बात कर सकते हैं जो कि ऊंची पहाड़ियों पर बनाया गया था और किलों का निर्माण वहाँ पर ये किया करते थे। लेकिन ये जो पूरा काम था ऊंची पहाड़ियों पर ये जो स्थापत्य ये भवन निर्माण ये किया करते थे, इसके लिए वो किसी प्रकार की उनके पास मशीनें नहीं हुआ करती थी, किसी प्रकार की इनके पास आधुनिक तकनीक नहीं हुआ करती थी, बल्कि जो पूरा जो निर्माण कार्य है वो एक तरह से श्रम साध्य तकनीक के आधार पर होता था। श्रम साध्य यानी कि मजदूरों के माध्यम से ही कराया जाता था। आज भी बहुत ताज्जुब की बात, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर आखिर बड़े बड़े जो पत्थर वो किस तरह से पहुंचाए गए। तो लेकिन पूरा काम जो होता था मजदूरों के माध्यम से ही किया जाता था। अब बात करें इनकी कृषि की, हम तो कृषि की बात करें तो सभ्यता का मुख्य आधार कृषि थी। इनके अनुपजाऊ भूमि हुआ करती थी, इनके पास ज़्यादा भूमि नहीं थी क्योंकि पहाड़ों पर ये लोग रहते थे या फिर पहाड़ी सभ्यता एक तरह से है। तो लेकिन ये लोग क्या करते थे, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा जो खेतों का निर्माण करते थे फसलों के उत्पादन के लिए। याद रखिए प्रमुख विशेषता है इनके जो खेत हुआ करते थे वो सीढ़ी नुमा खेत हुआ करते थे इनके लिए। इसके अलावा इनके जो प्रमुख पशु है उनकी बात करें तो लामा जो है वो प्रमुख पशु हुआ करता था। भोजन जिसके लिए वो श्रम के लिए इस्तेमाल करते थे उसका, और इसके अलावा भोजन के लिए भी इस पशु का वो इस्तेमाल किया करते थे। अब हम देखें कि उच्च कोटि के मृदभांड निर्माता ये लोग हुआ करते थे। इनके जो मृदभांड आज हमें मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे स्तर के मृदभांड इनके हमें मिलते हैं। इसके अलावा लेखन प्रणाली का विकास इनका नहीं हुआ था, लेखन प्रणाली का विकास इन्होंने नहीं किया। हालांकि कई तरह की ऐसी प्रणालियां का इस्तेमाल करते थे जिनके लिए अपना काम चलाते थे। जैसे हम देखते हैं कि रस्सी के कई गांठे बांधकर जो अंक गणितीय व्यवस्था है, अंक गणित का जो इस्तेमाल करते थे वो उस तरह से कर, लेकिन लेखन प्रणाली इनकी विकसित नहीं थी। यूरोपीय सभ्यता की तुलना में सोने चांदी का महत्व इनके यहाँ बिल्कुल कम था। सोने चांदी का महत्व उतना नहीं था यूरोपीय देशों के लिए जितना महत्व, क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी एक सामान्य अर्थव्यवस्था थी, मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं थी। हम देखते हैं कि यूरोप में मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था, इसीलिए उनके लिए चांदी का विशेषकर महत्व था और सोने का भी पूरी तरह से महत्व हुआ करता था। लेकिन इन लोगों की सभ्यता के लिए, इन सभ्यताओं के लिए बिल्कुल विकास नहीं था। इसके अलावा संसाधनों का स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में। अगर यूरोपीय तुलना की, हम यूरोपीय देशों की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसकी तुलना अगर इन संस्कृतियों से करते हैं तो हमें लगता है कि उनका जो पूरा ध्यान था, उनकी जो सत्ता थी कुछ लोगों के हाथों में हुआ करती, जबकि यहाँ के जो संसाधन थे वो पूरे समाज में वितरित किए गए थे। पूरी लोगों के बीच में आपस में सामूहिक उन पर स्वामित्व होता था संसाधनों पर। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने इस भाग 2 में हमने देखा था कि किस प्रकार जो 2 प्रमुख समुदाय थे, एक तो जो कैरिबियन द्वीप समूह के जो समुदाय थे, ब्राजील के वनों के जो द्वीप समुदाय थे वो, और एक मध्य और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो महान बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, उनके बारे में हमने यहाँ पर परिचयात्मक अध्ययन यहाँ पर किया है इस भाग के अंदर। आगे के भागों में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार उनका संघर्ष शुरू होता है यूरोपीय देशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।